के उसके डेफिनेशंस को देखा, फिर उसके प्रॉपर्टीज को, एंड देन प्रॉपर्टीज के बाद वी हैड डन रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो आज फिर से वापस रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फैक्टर्स, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखेंगे। और इस पे कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। और फिर आई विल ट्राई टू कवर यूनिट डिजिट ऑल्सो, यूनिट डिजिट, ओके, एंड नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट। ये इन सबसे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वापस ले आ सकता है इन सबसे क्वेश्चन। ओके, सो यस्टरडे हम लोग इस क्वेश्चन पे थे। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था। ऑल्दो आई हैड ट्राई टू सॉल्व यूजिंग टू मेथड्स, एलसीएम वाला और फिर एक्सपेंशन वाला मेथड से, बट ये इजी है और ये 2 लाइन का क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन था इज पॉजिटिव नंबर एन डिविजिबल बाय 15। हमें ये बताना है कि एन 15 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 15 से डिविजिबल है मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो इसमें पहला स्टेटमेंट था कि n को जब 10 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 5 आया। n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10t1 प्लस 5 के फॉर्म में, मतलब कि 10 टाइम्स सम नंबर 5 सपोज। ओके, और फिर रिमाइंडर 5 आया तो n इस फॉर्म का हो जाएगा। और फिर n को जब 6 से डिवाइड किया तो 6t2 टाइम्स 3, ओके, रिमाइंडर 3 आया। तो इसमें जस्ट हमें करना क्या है, इक्वेट कर देना है दोनों इक्वेशन को। तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से और इससे मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 3n इक्वल्स टू 30t1 plus 15 and 5n equals to 30t2 plus 15। ओके, और जब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इससे, तो रिजल्ट आएगा 2n इक्वल्स टू 30t2 माइनस t1, और ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इट मीन्स जो n है ये कट जाएगा 2 से 15 टाइम्स, n इक्वल्स टू 15 टाइम्स सम t2 माइनस t1। ओके, और t2 माइनस t1 को हम k के फॉर्म के लिख सकते हैं, इसे कोई अदर कांस्टेंट k कर दे रहा है, तो इट मीन्स n इक्वल्स टू 15k के फॉर्म का। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि n जो नंबर है वो 15k के फॉर्म का है, इसीलिए n डिविजिबल होगा 15 से। पर ये दोनों स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग थे। तो एक बार वापस से रिमाइंडर थ्योरम देख लेते हैं। ऑल्दो इट सीम्स क्वाइट इजी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है कोई भी नंबर n है उसको जो हम डिवाइड देते हैं, ओके, सपोज किससे डिवाइड दिया, d से डिवाइड दिया q टाइम्स में। ओके, यहाँ पे कुछ आएगा, ओके, सपोज x आया और जो रिमाइंडर है वो r आया, तो n को क्या लिख देते हैं हम लोग, dq प्लस r। ओके, ये नंबर, तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा इस डिवीजर से छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल है
48 को डिवाइड कर रहा है 9, तो 9 5 ज़ा 45 और रिमाइंडर 3 आया, मीन्स 48 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9 into 5 plus 3. Okay, so although ये expression looks simple but questions are going to be difficult on this expression. तो ये था रिमाइंडर थ्योरम, और फिर एक प्रोडक्ट वाला रूल था हमारा। ओके, ये है, और एक प्रोडक्ट रूल है जहाँ पे सपोज मल्टीपल नंबर्स है 1405 इंटू 1408 इंटू 1509 अपॉन सिंप्लिसिटी के लिए 100 ले रहा है, और हमें पूछा गया है रिमाइंडर क्या होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंडिविजुअल लेवल पे रिमाइंडर को देख लेना है इसके, इस तीनों नंबर्स के इंडिविजुअल लेवल पे। यहाँ पे 5 रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, 14 टाइम्स 1400 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे 9 हो जाएगा रिमाइंडर बाई 100। ओके, तो इससे थोड़ा और डिफरेंट तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे 8 9 जा 72 हुआ, तो 5 इंटू 72 बाई 100। ओके, और जब 100 को 72 को 100 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आता है, माइनस। इसको दूसरे तरीके से मैं विजुलाइज करा रहा, कई केसेस में आपको माइनस भी लेना पड़ सकता है, तो ये -28 रिमाइंडर आता है। ओके, क्योंकि कम है, लेस है, 28 कम है बाई 100। ओके, और फिर ये कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन, 8 5 ज़ा 40, 140 बाई 100। तो अगर -140 को 100 से डिवाइड किए तो क्या होगा, -40 बाई 100 होगा, क्योंकि 100 तो कैंसिल हो जाएगा इस केस में रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आएगा फाइनली वो 100 -40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, तो ऐसे भी कर इससे डायरेक्टली भी करेंगे, हाँ पॉजिटिव नंबर्स रख के भी तो भी 60 आएगा, पर इस तरह से कई बार एक्सप्रेशन, इस बार जो आया था 85 इंटू 87 इंटू 88 बाई 100 कुछ इस टाइप का आया था, तो हमें यहाँ पे कितना होता है रिमाइंडर, -15 इंटू -13 इंटू -12 अपॉन 100, इस तरह से सॉल्व करना था, और ये इजीली मल्टीप्लाइड किया जा सकता है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके माइनस समथिंग कुछ एक्सप्रेशन आता, बाई 100 कर दे। ओके, और फाइनल रिजल्ट में 100 से माइनस कर देते, उतना रिमाइंडर आएगा। तो आप इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव में नंबर्स को ना लेके नेगेटिव में भी आप विजुलाइज कर सकते हैं नंबर्स को। ओके, तो इस पे जैसे एक क्वेश्चन है, आप कीजिए थोड़ा क्विकली, ये वाला, इससे हमें 33 से डिवाइड देना है, तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा हमें, हर एक नंबर को 10044 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 33 से। कि ये लॉन्ग मेथड है, 3 जा 99 एंड 5 4 1 टाइम 33 1 2, तो यहाँ 20 रिमाइंडर आया। ओके, तो एक जगह तो ये लॉन्ग मेथड बस एक जगह हमें लगा, यहाँ पे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होगा। जब यहाँ पे 47 रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ज्यादा होना चाहिए, 24 होना चाहिए, चेक कर लेता है। अगर यहाँ 47 है तो 1047 डिवाइड बाई 33,
ऑल्दो एक्सप्रेशन डिफिकल्ट लग रहा है पर वो एडिशन हो जाएगा, आपको बस एक बार डिवाइड करना रहता है। 99 के 5 7 33 1 जा 33 4 2 तो 24 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कितना ज्यादा है कि यहाँ पे 3 और ज्यादा है, 3 ज्यादा है मतलब कि 27 हो गया, और यहाँ पे 3 और ज्यादा है मतलब कि 30 हो गया बाई 33। ऑल्दो ये एक्सप्रेशन लंबा लग रहा था पर ये जल्दी हो जाता है सॉल्व। और यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, -11 लिख सकते, -12 लिख सकते हैं ये। ओके, यहाँ पे -9, 6 3 9 9, और यहाँ पे -9 लिखेंगे ये। यहाँ पे -6 लिख सकता है और यहाँ -3 लिख सकता है, तो अपॉन 33। एक्सप्रेशन इजीली आपको ब्रेक करना है, देखने में डिफिकल्ट लगेगा। 9 6 या 54 और 3 मतलब कि -12 इंटू -54 इंटू 3 कितना हो जाती है, 12, 54 62, 162 अपॉन 33। 162 को फिर डिवाइड दे देना है, 162 अपॉन 33, 6 5 टाइम्स में कितना हो रहा है, तो 165 हो रहा है। तो इसको 165 हो रहा है ना ये 5 टाइम्स में। तो सपोज आपने पहली बार में 5 टाइम्स ही कर लिया, 165 आया, तो ये -3। ओके, माइनस माइनस +3 हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। ओके, -+3 हो जाएगा ये, -3 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ माइनस माइनस ये +3, तो 12 इंटू 3 36 अपॉन 33 हो गया, तो ये 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये ऑल द एक्सप्रेशन काफी लंबा लग रहा था पर मैंने एक बार यहाँ डिवाइड दिया, बाकी सब में एडिशन हो गया और छोटे छोटे फिर मल्टीप्लीकेशन थे, लंबे मल्टीप्लीकेशन कहीं नहीं था। तो ये क्लियर हुआ ना कि आपको इतने बड़े एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है, ऑलरेडी इसे सॉल्व करना है इजी तरीके से। और ये माइनस वाला भी आप यूज कर सकते हैं, जहां पे सपोज आपने मल्टीप्लीकेशन के टाइम्स ज्यादा कर दिया तो उसे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेके नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, -3। ओके, तो ये भी रूल लग जाता है यहाँ पर। तो इस पे एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, अदरवाइज 103 इजी क्वेश्चन। 112 इंटू 117 अपॉन 105 कर लेते हैं, इसका क्या आएगा रिमाइंडर। $63 है क्या? ओके, शायद ऑडिबल नहीं है किन्हीं को आंसर। ये इजी है, इसमें -2 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ओके, और यहाँ पे क्योंकि 103 -2 बड़ा है 105 से, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे के 12 बाई 105, 1284 और 84 इंटू 2 168, -168 अपॉन 105।
ओके, या इसे पॉजिटिव में ये एक्सप्रेशन मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। 84 में कितना हो जाएगा, -2 इंटू 84/105, और 84 को लिख सकते हैं 1621 -2 इंटू -21/105। तो ये 42/105 आया, मतलब कि 42 रिमाइंडर आएगा। ये माइनस माइनस पॉजिटिव में आ गया, तो 42 रिमाइंडर होगा इस केस में। और इस केस में ये भी देख लेते हैं, -168 और 105 से कितना बड़ा है। इसमें चेंज हो रहा है, ये विजुलाइज मुझे नहीं हो रहा, तो इसको इस तरीके से देखना इजी ये रहेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर दोनों नेगेटिव आया तो पॉजिटिव बन गया। ओके, तो ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। सर माइनस इस तरह से देख सकते हैं। लेट्स सी अ फैक्टर वाला टॉपिक। फैक्टर करने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फैक्टर्स उसे कहते हैं जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो सपोज यहाँ पे 12 है। 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है डिवाइड, ओके, 1 इंटू 12 टाइम्स। ओके, 2 कर सकता है डिवाइड, 2 इंटू 6 टाइम्स। 3 कर सकता है डिवाइड, 3 इंटू 4 टाइम्स। 4 कर सकता है डिवाइड, 4 इंटू 3 टाइम्स। 6 कर सकता है डिवाइड, 6 इंटू 2 टाइम्स। सर स्क्रीन अटक गया है क्या? हमें मतलब कुछ मूव और होता हुआ नहीं 12 दिख रहा है खुद इसमें। को भी डिवाइड कर सकता है इंटू 1 टाइम्स। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स है कि वो सारे नंबर्स जो कि 12 को डिवाइड करेंगे, वो सेट 1 2 3 4 6 12 ये सेट है जो कि इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो ये फैक्टर्स है। जैसे 20 के फैक्टर्स, 20 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 1 और 20 तो डिवाइड करेगा, अपार्ट फ्रॉम दीज टू नंबर्स 2 4 5 10 ये सारे भी नंबर्स डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का रूल क्या है? डिवाइड, इससे सिग्निफिकेंस क्या निकलता है कि आप जब 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो आप इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फैक्टर का, ये मैं बता रहा। इस पे क्वेश्चन आता है कि आप 12 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, या तो 1 के 12 इक्वल पार्ट्स में। ओके, 1 के 12 इक्वल पार्ट्स में, या 2 के 6 इक्वल पार्ट्स में। ओके, या 3 के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे 12 को। इसे पार्टीशन कहना कहता है कि आपने 12 ना लेके 3 टाइम्स ले लिया, तो ये 4, ओके, 3 के 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, 2 के 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सिमिलरली 4 के आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि सपोज आपके पास मैंने 10 टॉफीज दे दिया, ओके, और मैंने बोला कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सच ए वे कि हर स्टूडेंट को इक्वल टॉफीज मिले। ओके, इक्वल टॉफीज मिले तो आप कितने मैक्सिमम तरीके से कर सकते हैं इस टॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने इस टॉफी को या तो 10 बच्चों में इक्वल पार्ट्स में दे दिया, एक टॉफी ईच। 10 स्टूडेंट्स को एक तरीका ये है। ओके, ये 1 वे में पॉसिबल है। फिर आपने बोला नहीं 2 टॉफीज देना हमें, तो 5 स्टूडेंट्स को आपने दे दिया। इसका कितना तरीका, इसका भी 1 वे है कि 2 टॉफी सबको दिया, तो एक तरीके से आपने क्या किया, 2 टॉफी को 10 टॉफीज को 2 के पैकेट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 स्टूडेंट्स को। फिर आपको नहीं लगा कि आप 5 टॉफीज के भी ओके पैकेट में 2 स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ओके, तो इसका भी एक तरीका ऐसा, यहाँ पे आप 5 का बंडल बना के दिया, और एक तरीका ये है कि एक ही स्टूडेंट को आपने दिया। ओके, एक ही स्टूडेंट को दिया 10 टॉफीज के बंडल, तो इसका भी एक तरीका, मतलब कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के 1 2 3 4 तरीके से
हम टॉफीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सारे इसके फैक्टर्स है, 1 2 5 और 10 के फैक्टर्स है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 63, ओके, एक शॉपकीपर के पास 63 स्वीट्स है और वो इसे पैकेट्स में, वही बंडल्स में रखना चाहता है, सच दैट उसके पास, ओके, कस्टमर्स आए तो वो इक्वली सर्व कर सकता है बिना मतलब कि पैकेट उठाए। उसे बिना पैकेट, उस पैकेट पे लिखा नहीं रहेगा कि कितना है, ओके, उस बंडल पे लिखा नहीं रहेगा, पर उसे आइडिया रहेगा कि कितने बंडल्स है, 8 बंडल्स है, इसके कितने मतलब कि इसके फैक्टर्स हमें निकालना रहता है। 21, सपोज 21 के बंडल्स है तो 3 बंडल्स है तो 21 स्वीट्स ईच ये जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको कितनी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टॉफीज को, कितने तरीके से स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वली। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला इसमें भी केस कंडीशन रहेगा लैंग्वेज प्रॉब्लम में, तो आपको वहां पे फैक्टर से निकालना है। जितने फैक्टर्स होंगे उतना तरीका हो सकता है स्वीट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इक्वली। ओके, ये सिग्निफिकेंस होता है फैक्टर का। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है। ओके, तो ये फैक्टर है एंड देन कहीं पे स्पेस। फिर एक कंसेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का, कि या प्राइम फैक्टर्स का। यहाँ पे क्लियर है कि फैक्टर्स क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर के फॉर्म होना चाहिए। तो हम किसी भी नंबर को, इसमें कॉन्सेप्ट ये, हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर को। तो सपोज हमने ले लिया, ओके, 30 ले लिया, तो 30 को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 के 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। तो ये 30 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, ऑल्दो हम 30 को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 15 के फॉर्म में भी, पर ये 15 प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में काउंट नहीं होगा। ओके, तो ये एक तरीका है। जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज 42 लिया, ये तो ये भी इजी है, तो इसको हम 2 इंटू 3 इंटू 7, ओके, इससे बड़ा और नंबर लेते हैं 200, 200 को 2 इंटू 5 इंटू के अगेन 2, तो इसको 2 टू द पावर 2 कर सकते हैं और 5 टू द पावर 2 कर सकते हैं। 4 25 100 100 और फिर 5 इंटू 2, शायद इसको पावर ज़्यादा होगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। एक बार ये चेक कर ले रहा हूँ मैं। एलसीएम देके इस मेथड को निकालते हैं। बेसिकली एलसीएम से आप निकाल सकते हैं इसका 2 टू द 100, 2 टू द 50 एंड 2 टाइम्स 25, हाँ ये तीनों नहीं, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तो 200 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ये दोनों प्राइम नंबर है और इस फॉर्म में ही लिखा है। तो क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्यों करते हैं, किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें उस नंबर का पता चल जाता है अगर हम उस नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे आप ये, जैसे 12 को मैंने लिखा, तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू के 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। तो ये तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, पर इसके हमें पता है कि फैक्टर्स कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है।
ओके, इसके कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है। तो ये जो 6 फैक्टर है टोटल, ये इसमें भी दिख जाता है हमें। तो क्या है फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का? जो पावर है उसको हम +1 कर देंगे, मतलब कि 2 टू द पावर p है यहाँ पे, उसको 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाता है? p+1 इंटू q+1। तो यहाँ पे करेंगे 2+1 3 इंटू 1+1 2 6, मतलब कि ये 6 फैक्टर्स इससे भी हम देख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता चल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल गया तो हमें पता चल गया कि कितने तरीके से इस नंबर को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जब हमें इक्वली नंबर को डिवाइड करना होगा तो हम उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता कर लेंगे, उतने तरीके से हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। बड़े नंबर के लिए, छोटे नंबर में तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, पर बड़े नंबर में जैसे 796 हुआ, 798 हुआ, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? ये तो डिफिकल्ट होगा काउंट करना। ओके, इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर को देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू द पावर p टू द पावर r, 7 टू द पावर जो भी s है, सो ऑन। और इसके टोटल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? सबको सब में 1 ऐड कर देना है, p+1 q+1 r+1, ओके, सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दिख जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 198 है, तो इसको हम कितने तरीके से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ये है प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया कि किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 5 7 9 5 7 11 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर को, और इसके पावर्स भी रेज कर सकते हैं। ओके, तो और पावर रेज करने के बाद हमें पता चल जाएगा उस नंबर का टोटल फैक्टर्स कितना है। प्राइम फैक्टराइजेशन n, किसी नंबर n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये फॉर्म का है, तो उसके n के कितने फैक्टर्स है ये हमें पता चल गया कि इस फॉर्मूला से। और अगर हमें टोटल नंबर फैक्टर्स पता चल गया तो उसका सिग्निफिकेंस पता चल गया कि कितनी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यह है फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट। तो उस पर कोई डाउट है आप पूछ सकता। नहीं सर। नो सर। तो ये फॉर्मूला है आपको, तो इस पे एक क्वेश्चन करता है, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ सारा। इसमें क्वेश्चन ये है कि कैप्टन मनोज वंस डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 180 बुलेट्स among 36 soldiers. Okay, he gave n bullets to the soldier of the nth row. मतलब कि पहले रो में एक बुलेट मिलेगा, दूसरे रो में 2 बुलेट, तीसरे रो में 3 बुलेट, इस तरह से। ओके, एंड देयर वर सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द ईच रो। तो हर रो में ओके सपोज 5 सोल्जर्स ही रहेंगे। तो इस तरह से उसने 180 बुलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन n-1 रो, मतलब कि किसी भी रो में कितने सोल्जर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर रो में इक्वल है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि
किसी भी रो में कितने सोल्जर्स हैं। तो ये फैक्टर का इक्वेशन है, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स है पर फैक्टर का ही है। आपको यहाँ पे 36 के फैक्टर निकाल। नाइन। ओके निकल। नाइन। आई थिंक सर वॉइस नहीं आ रही है। तो किसी का आंसर अब तक नहीं आया, मैं सॉल्व कर रहा फिर। आवाज आ रही है क्या सर? हेलो। ओके सो लेट मी सॉल्व। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा कि दे आर 180 बुलेट्स। ओके 180 बुलेट्स है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 36 सोल्जर्स में। ओके और सोल्जर्स अरेंज्ड है एक रो में। ओके तो यहाँ पे क्या है, ही गेव एन बुलेट्स टू सोल्जर ऑफ nth रो एंड दे वर सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। पहले ये देख लेते हैं, सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या हो सकता है, या तो 36 रोज है हमारे पास और हर रो में एक सोल्जर होगा। ओके हर रो में एक सोल्जर, तो इस तरह के 36 रो। तो ये तो कॉलम ही होगा, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास हर रो में दो सोल्जर रहेगा। ओके तो हर रो में अगर दो सोल्जर्स है तो इस तरह से हमारे पास 18 रोज बनेंगे। ओके तो हाँ फिर बस क्या, ये दो सोल्जर का 18 रो बनेगा, फिर तीन सोल्जर्स के हमारे पास 12 रो बनेंगे। ओके फैक्टर से देख रहे हैं हम, 36 के क्या क्या फैक्टर है। 36 के फैक्टर है 1। ओके ये एक्सट्रीम कंडीशन इसमें हटा सकते हैं। ओके फिर 2, 3, 4, ओके 9। हमें इनिशियली 2-3 में ही आंसर आया था ऐसे क्वेश्चन में। तो तीन सोल्जर्स के हमारे पास 12 रो बनेंगे, 12 रोज बनेंगे। और चार सोल्जर्स के पास, ओके अगर हम चार सोल्जर ईच रो में रखेंगे तो हमारे पास ऐसे 9 रोज बनेंगे। तो इस तरह से हमें विजुलाइज करना है क्वेश्चन को। तो अब किसी का आंसर कि पहले हमने दो सोल्जर के 18 रो लिए, तीन सोल्जर का 12 रो,
4 सोल्जर्स का 9 रो, तो ऐसे 9 रोज बनेंगे विथ 4 सोल्जर्स ईच। तो इसी 3 में से कोई एक आंसर है, 3 4 2 3 4 में से। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप बुलेट्स को। 9 रोज में अगर 4 सोल्जर्स रखेंगे तो n-1 में 8 आएगा ना आंसर। नहीं सोल्जर्स तो सेम है ना सारी रो। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अब किन्हीं का आंसर 9 रोज। 9 रोज नहीं है आंसर। अच्छा 9 रोज, हाँ 9 रोज होगा आंसर और 4 सोल्जर ईच होगा। हाँ, तो नंबर ऑफ सोल्जर इन n-1 या किसी भी रो में 4 सोल्जर्स होंगे, 9 रोज होगा। क्योंकि आप इस कंडीशन में देखोगे तो फर्स्ट रो में 4 सोल्जर को 4 बुलेट्स मिलेंगे। ओके, एक तो सबको एक एक एक, पहला रो है, ये फर्स्ट रो है। ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों की। तो फर्स्ट रो में ये इसका आंसर 9 रोज होगा और 4 सोल्जर ईच। फर्स्ट रो में सबको 4 मिलेंगे। सेकंड रो है तो सबको दो 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 बुलेट्स मिलेंगे। ओके, तो टोटल 8 बुलेट्स यहाँ पे गया। थर्ड रो में ओके सबको 3 3 3 12 बुलेट्स। ओके, 4 8 12। फोर्थ रो में 16 बुलेट्स। फिफ्थ रो में 20। ओके, सबको 5 5 5 बुलेट्स। सिक्स रो में सबको 6 6 6 बुलेट्स। सेवंथ में 28। एट्थ में 32 और नाइन्थ रो में 36 बुलेट जाएंगे। ओके, क्योंकि 9th रो है तो सबको 999 बुलेट्स मिलेगा। तो जो रो का नंबर है उस हिसाब से बुलेट्स बट रहा है, तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये टोटल 180 बुलेट्स आएगा। तो यही है प्राइम ओके फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट। एक काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फैक्टर्स पे, जहाँ पे आपको जो जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स ईच रो में। तो आप उसके फैक्टर्स को निकाल लीजिए किस तरह से आप सोल्जर्स को डिवाइड कीजिएगा। ओके, नंबर और भी छोटा हो सकता है क्योंकि इस समय टाइम कम रहेगा एग्जाम में, तो मे बी 18 सोल्जर्स दे दें, मे बी 10 सोल्जर्स दे दें ताकि कम फैक्टर हो। ओके, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आप इसे चेक करिए। और दूसरा भी कॉन्सेप्ट है समेशन वाला, पर वो ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, ये इजीली अंडरस्टूड है, ये एक है ना। और दूसरा जो मैंने वो क्वेश्चन तो डिस्कस ही कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, इसी पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स हो जाता है। ओके, ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि कोई नंबर दे दिया 80 90 स्वीट्स है, तो वो किस तरह से इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। तो उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, उतने तरीके से हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। और फिर एक और क्वेश्चन है ये वाला, ऑल्दो ये फैक्टर पे बेस्ड नहीं है, पर हाँ एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये वाला भी कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में ये है कि डार्विन हैज 6 काइंड ऑफ फ्रूट्स। ओके, 6 प्रकार के फ्रूट्स है एंड हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉक्सेस, काफी इनफाइनाइट बॉक्सेस है सपोज के पास। तो ही कैन पुट एट लीस्ट 10, ये ध्यान में रखना है। मिनिमम उसे 10 रखना ही है या एट मोस्ट 15, मैक्सिमम 15 ही रख सकता है बॉक्स। ओके, फ्रूट्स इन एनी बॉक्स, मतलब कि इस बॉक्स में चूज किया या तो ये 15 रख सकता है या 14 या 13 या 12 या 11 या 10, 9 का भी नहीं रख सकता फ्रूट, ना 16 रख सकता। और हर बॉक्स में एक ही काइंड फ्रूट रहेगा। ओके,
तो इसमें अगर एप्पल है तो एप्पल ही रहेगा। फर्दर नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस कैन कंटेन सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। मतलब कि अगर 5 बॉक्स लिया उसने, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, तो इस 5 ही बॉक्स में 15 रहेगा। इसमें 15 नहीं रह सकता। अब इसमें कोई दूसरा नंबर 14 रह सकता है, 13 रह सकता है, 12 11 10। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही कैन पुट इन, वो कितने के इस तरीके से कितने फ्रूट्स को वो बॉक्सेस में रख सकता है अगर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो, ये सारे कंडीशन। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। फोर फिफ्टी नहीं, 450 नहीं है इसका आंसर, 375 आंसर है। और किन्हीं का 375 आया है। क्वेश्चंस इस टाइप के ही आते हैं अब। ओके, तो लेट मी सॉल्व। इसमें क्लियरली बोला गया है कि ही कैन पुट एट लीस्ट 10 और एट मोस्ट 15 फ्रूट्स इन एनी बॉक्स। ओके, और मैक्सिमम 5 बॉक्स में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स रहेंगे। तो सपोज पहली बार उसने 15 फ्रूट्स पिक किया, तो उसको 5 बॉक्सेस में 15 फ्रूट्स ही रखने हैं, 1 2 3 4 5, सब में 15 फ्रूट्स ही रखने हैं उसे। वो रख सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो टोटल 75 फ्रूट्स रख सकता है इस तरीके से, 15 इंटू 5। अब वो 6th बॉक्स में मैक्सिमम पूछा है ना, तो 6th बॉक्स में 15 तो नहीं रख सकता है, तो 14 रखा। तो इस तरह से वो 5 बॉक्सेस में 1 2 3 4 5, तो सब में 14 रखा उसने। जहाँ पे 14 टू 5 इस तरह से वो 70 और फ्रूट्स को अरेंज कर दिया। अब उसके पास 5 बॉक्स और है, 1 2 3 4 5, 14 नहीं रख सकता अब, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम 5 बॉक्स में ही सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स रख सकता है। तो यहाँ पे अब 13 रखा उसने। ओके, तो यहाँ पे वो 13 5 जा 65। उसी तरीके से फिर 5 बॉक्सेस में 12 रखा उसने, तो 60। 5 बॉक्सेस में उसने 11 रखा, 55। ओके, और 5 बॉक्सेस में उसने 10 रखा, तो वो 50 हो जाएगा। अब 9 वो नहीं रख सकता, क्योंकि एटलीस्ट उसे 10 रखना ही है। तो वो कितने फ्रूट्स को अरेंज कर सकता है, 75 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 60, 55 और 15 सबको ऐड करेंगे तो 370 आएगा। तो ऑल दो उसके पास कितने भी बॉक्सेस क्यों ना हो, अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो 375 फ्रूट्स को ही अरेंज कर सकता है बॉक्सेस में। ओके, तो इसमें आपको यही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको ओपन रखना है अपना माइंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कंडीशंस कह रहा है, हल्का सा भी अगर कंडीशन से आपका ध्यान गया तो उस पर कोई फॉर्मूला लगता नहीं है, कंडीशंस ही मैटर करेंगे। तो यू शुड
अप्लाई ऑल दीज कंडीशंस तो क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो ये था फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन और ये था एक जनरल क्वेश्चन। ओके, तो इस पे कोई डाउट है आपको फैक्टर्स में? प्राइम फैक्टराइजेशन आपने देखा, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नंबर्स को ब्रेक किए, फैक्टर्स देखा कि फैक्टर्स ओके कोई भी इवन ऑड नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो भी सकता है, नॉन प्राइम नंबर भी फैक्टर हो सकता है, पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पे देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक से जो प्राइम नंबर्स के का आएगा फैक्टर्स, उसके पावर को हम ऐड कर देंगे, उसके पावर को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। और क्यों हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को पता करते हैं? ताकि हम उस तरीके से उस नंबर को ब्रेक कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो वो उसका सिग्निफिकेंस हो जाता है। तो ये फैक्टर्स पे क्वेश्चंस। तो लेट्स सी अब क्वेश्चन से या यूनिटी। एक और क्वेश्चन है, ये प्राइम फैक्टर का ही क्वेश्चन है, ऑल्दो ये लगेगा रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है, पर ये प्राइम फैक्टर का ही क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन टेक्निक से ये सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, द इंटीजर्स, एक ये नंबर है और दूसरा नंबर ये है। ओके, 34,041 और 32,506। ओके, जब डिवाइड करेंगे इसे एक 3 डिजिट इंटीजर एन से। ओके, 3 डिजिट एबीसी होगा इंटीजर, तो लीस्ट से रिमाइंडर, मतलब कि दोनों सेम ही रिमाइंडर देगा। तो क्या वैल्यू है एन का, ये हमसे पूछा गया कि हम दोनों नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो कुछ इस तरह से कि 341 इक्वल्स टू, सपोज ये 3 डिजिट नंबर एम है, उससे डिवाइड दिया टी डी टाइम्स, ओके, या टी टाइम्स डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया एक्स। ये कहाँ गया, हाँ। और सिमिलरली ये थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, ये क्या होगा, क्वेश्चन कुछ ये है कि अगर 340 को डिवाइड किया, सपोज ये 3 डिजिट नंबर जो है एन से टी टाइम्स में, तो रिमाइंडर आया मेरा एक्स। और सिमिलरली इसको डिवाइड किया 32506 को, ओके, इसी नंबर से T1 टाइम्स यहाँ कर देते हैं या T2 टाइम्स कर देते हैं, तो इसमें भी रिमाइंडर एक्स आया। तो ये नंबर क्या है हमारा, तो इसी फॉर्मूला से ये जो मैं लिखा हूं ना, इसी से सॉल्व हो जाएगा। और जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था कि 15 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं, अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 5, अगर वो नंबर 6 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर आ रहा है 3। कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो इसमें बस रिमाइंडर और प्राइम फैक्टर दोनों का मिक्सअप है। ओके, तो किन्हीं का आंसर आ रहा है ये, लेट मी सॉल्व इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ पे क्लियरली वहां पे भी जो मैंने किया था, क्या किया था यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन में जो किया है मैंने, तो इस नंबर को किस फॉर्म में लिखा, रिमाइंडर आया 5, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा, रिमाइंडर आया 3, और फिर मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया ताकि ये कट जाए, रिमाइंडर कट जाए, और रिमाइंडर कटने के बाद n इस फॉर्म का आ गया। ओके, n इज द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 15k। ओके, तो हमें पता है कि n को 15 डिवाइड कर रहा है, मतलब कि n इज डिविजिबल बाय 15। तो यहाँ पे तो क्लियरली, यहाँ पे तो रिमाइंडर डिफरेंट था तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, पर यहाँ पे रिमाइंडर सेम है। ओके, यहाँ रिमाइंडर सेम है तो हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1535। हाँ 1535 आया। तो यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है कि ये 1535 इक्वल्स टू n t1 माइनस t2। ओके, ये कट जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 1535 को, n इंटू सम के इस कांस्टेंट, इसे कुछ के कांस्टेंट नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है ना, ये क्या हो, हाँ n टाइम्स के। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि n इज डिविजिबल बाय, ये 1535 इज डिविजिबल बाय n। तो मतलब कि n क्या है, एक फैक्टर है 1535 का, n इज द फैक्टर ऑफ 1535, n इज द फैक्टर। ओके, और फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम आप यूज कर सकते हो, एलसीएम मेथड फैक्टर को निकालने के लिए। तो 1535 का क्या क्या फैक्टर है, अगर 1535 से डिवाइड कर देते हैं, फैक्टर का ये भी तरीका है निकालने का, 5 3 के 0 7, एक बार में ही आ गया। 5 इंटू एन को क्या लिख सकता है 307, तो ये 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 307। तो ये एक तरीका है एन निकालने का कि ये 3 डिजिट नंबर 307 है, जिससे हम इस दोनों को डिवाइड देंगे तो x ही आएगा रिमाइंडर। तो ये एप्लीकेशन है फैक्टर का नंबर्स पे। तो ये क्लियर है। ओके, Yes, तो sir. ये 3 क्वेश्चन मुझे मिला है फैक्टर्स पे। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन मुझे फैक्टर पे आज मिला था, ढूंढा था, तो ये अच्छे क्वेश्चंस। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम यूनिट डिजिट पे जाएंगे। ओके, ये फैक्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट डिजिट पे जाएंगे, पर उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, जस्ट हमें बताया गया है कि 3 बैग है हमारे पास, PQR। ओके, ये पहला बैग है P, दूसरा बैग है Q, और तीसरा बैग है R। तो इसमें पहले बैग में 3 पिंक बॉल है, 7 ब्लू बॉल है। P में 3 पिंक है, 7 ब्लू है। उसके बाद Q वाले बैग में 5 पिंक बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। और जो तीसरा बैग है इसमें 4 पिंक बॉल है और 6 ब्लू बॉल है। के 6 ब्लू बॉल है। पर्सन पिक 1 टाइम फ्रॉम ईच बैग। पहले P से उसने एक बॉल उठाया, फिर Q से, फिर R से। तो ईच टाइम फर्स्टली फ्रॉम बैग P, देन फ्रॉम Q एंड देन फ्रॉम R एंड सो ऑन। मतलब कि P से उठाया, Q से उठाया, R से उठाया, फिर वापस P से, Q से, R से, फिर ये कंटिन्यूस है। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स ही पिक, कितना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स पिक करेगा बिफोर पिकिंग अ पिंक बॉल। तो कितने मैक्सिमम नंबर्स के बाद, मतलब कि उसकी ये देखना है कि वो हर बार बॉल उठा रहा तो पिंक नहीं आ रहा, तो कितने टर्न तक करना पड़ेगा उसे ये कि एक पिंक बॉल आ जाए फाइनली उसके पास।
ये ऑप्शन नहीं है इसका, ये मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं है इसका। 17 210 210 नहीं, 210 नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 16। के कोई 17 रीजन बता टाइम सकता है? यस सर हाँ, 710 टाइम पे 710। क्या ये सिंपल सा है कि उसने ओके, यहाँ से पहला ब्लू बॉल पहली बार उठाया तो उससे ब्लू बॉल आएगा। ओके, ये आगे बढ़ा, यहाँ से आया ब्लू बॉल भी आएगा, यहाँ से ब्लू बॉल आएगा। तो सपोज वो 5th टाइम उठा रहा है, तो 5th टाइम यहाँ से 5 ब्लू बॉल हो जाएंगे, यहाँ से भी 5 ब्लू बॉल, और यहाँ से ब्लू बॉल 5। ओके, 5 बार में 5 ब्लू बॉल आया, तो यहाँ पे तो 0 ब्लू बॉल हो गया ना। अब ये 0 ब्लू बॉल हो गया, यहाँ पे 2 ब्लू बॉल बचेगा, और यहाँ पे 1 ब्लू बॉल बचेगा। तो जब ये 6 टाइम, अब 15 ब्लू बॉल उठा चुका है इसने, तो जब फिर से 6 टाइम आया तो यहाँ पे एक और ब्लू बॉल 2 ब्लू बॉल बचा हुआ है, तो यहाँ से एक ब्लू बॉल उठा लिया, तो 16 ब्लू बॉल्स उसने उठा लिया। ओके, 16 ब्लू बॉल, पर जब यहाँ वाले बैग पे आएगा तो यहाँ तो ब्लू बॉल बचा ही नहीं है, तो अब जो भी उठाएगा वो पिंक बॉल ही उठाएगा, तो उसे 16 ब्लू बॉल उठाने पड़ेंगे। फाइनली मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम उसे 16 ब्लू बॉल उठाने ही पड़ेंगे, तब जाके वो पिंक बॉल उठाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, और कुछ थ्योरम पे भी है। हाँ, ये पॉसिबली, ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम वाले ये नहीं, ये भी एलसीएम का है। ओके, तो ये एक रिमाइंडर का है, ये 2 रिमाइंडर के क्वेश्चन, तो रिमाइंडर थ्योरम पे कर लेते। एक ही क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर थ्योरम पे थोड़ा सा है। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर है ए, एक 3 डिजिट नंबर है, फिर उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा हमने, तो बी आ गया। अब जहाँ पे बी बड़ा है ए से, ओके, तो कोई ए बी सी एक नंबर है, उसे हमने सी बी ए के फॉर्म में लिखा। अब हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ये बी है ये ए है, तो बी माइनस ए कर दिया, तो बी माइनस ए करने के बाद हमें पता चला ये जो नंबर आया सपोज एक्स, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7 है, मतलब कि 7 के टेबल में आता है। तो ये ए का वैल्यू क्या हो सकता है, हमें ये बताना है इन चारों में से। ऑल्दो आंसर इसमें ब्लैक कर दिया गया है। तो आप ए के पॉसिबल वैल्यूज भी बता सकते हैं कि ए का वैल्यूज क्या आ सकता है, क्योंकि यहाँ आंसर तो ब्लैक था। के लेट सॉल्व कैसे होगा ये, तो ए को हमने अज्यूम कर लिया इस फॉर्म का 100A
प्लस 10b प्लस c इस फॉर्म का। कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अज्यूम करना में इस फॉर्म का नंबर, और b हो जाएगा हमारा 100c प्लस 10b प्लस a, और b माइनस a हो जाएगा हमारा कि b माइनस a 100c माइनस a c माइनस a के प्लस माइनस यहाँ पे c माइनस a यहाँ पे तो ये हो जाएगा 99 c माइनस a के b माइनस a का जो नंबर होगा वो 99 c माइनस a होगा, और ये डिविजिबल है 7 से। 99 तो डिविजिबल नहीं होता है 7 से, इट मीन्स c माइनस a जो है वो 7 से डिविजिबल है, और c माइनस a को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो c माइनस a का क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, क्योंकि हमें पता है a जो मैक्सिमम हो सकता है वो 1 से लेकर के 9 हो सकता है, 0 नहीं होगा। a 0 होगा तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। सिमिलरली c भी जो होगा 1 से लेकर के 9 हो जाएगा, और हमें पता है कि b इज ग्रेटर देन a, तो डेफिनेटली c a से बड़ा होगा। तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज c माइनस a का क्या हो सकता है, जब a 1 हो और c 8 हो तो 8 माइनस 1 7 हो जाता है, या a 2 हो और b 9 हो, तो c 9 हो, c 9 हो तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू तभी भी डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, 100a प्लस 10b प्लस c, मतलब कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 b 8 ओके, या 1 के या 209 ही होगा 2b9 ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है a का। ओके, तो यहाँ पे अगर 0 पे डाल देंगे मिनिमम के लिए तो 108 या 209 ये हो सकता है। ओके, वैल्यू a या b का मतलब कि इस रेंज में लाई करेगा a। ये क्लियर है कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी का लगा फॉर्मूला c माइनस ए इज डिविजिबल बाई 7, तो उससे हमें पॉसिबल वैल्यूज a और c के पता चल गए कि ये 7 के मल्टीपल का ही होगा, और हमें ये पता है कि डिजिट 1 से लेकर के 9 ही हो सकता है, तो इसीलिए 14 नहीं होगा। c माइनस ए का डिफरेंस 14 नहीं होगा कभी भी, c माइनस ए का डिफरेंस हमेशा सिंगल डिजिट होगा। ओके, जो कि 7 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 भी नहीं होगा क्योंकि a और c बराबर नहीं होंगे। ओके, a और c बराबर, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, a और c बराबर हुआ तो क्या होगा, 5 और 5 हुआ तो नहीं, 5 और 5 0, तो b माइनस ए, अच्छा b इज ग्रेटर देन a है तो 0 नहीं हो सकता। तो अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वहां पे एक कंडीशन ये दे सकता है कि a और c बराबर होगा, नहीं होगा क्योंकि b इज ग्रेटर देन a, इट मीन्स b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो b माइनस ए 0 से बड़ा है, इट मीन्स c कैन नॉट बी इक्वल टू a। तो इससे आपको ये भी पता चल गया c और a बराबर नहीं होगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चंस, और जैसे एक दो और क्वेश्चंस कर सकते तो रिमाइंडर थ्योरम आपके इजी हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, ओके, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर फ्रॉम 11 टू 310, 11 से लेकर के 310 तक वो सारे इंटीजर्स हमें बताने हैं जो कि 6 से जब डिवाइड करेंगे उस इंटीजर को तो रिमाइंडर 4 आएगा, तो कितने इंटीजर्स होंगे। कि ये फाइनल क्वेश्चन रहेगा आज का। और इसे लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी दिया जा सकता है कि वैसे सारे इंटीजर्स जो कि रिमाइंडर 3 दे रहा हो या रिमाइंडर 2 दे रहा हो कि उसके कितने नंबर्स होंगे।
तो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम भी इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। किन्हीं का आंसर आया? 50। हाँ 50 ही है आंसर। तो इसमें देखिए एक रिमाइंडर में मैं आपको कहना बताना भूल गया था। तो जब भी आप के कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, एन नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं के क्यू टाइम्स में, तो कुछ यहाँ वैल्यूज आया एक्स और ये रिमाइंडर आया, तो एन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 6q प्लस आर। तो रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है? या तो रिमाइंडर 0 आए के ये कम्प्लीटली ये नंबर डिविजिबल होगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। ओके, तो ये पॉसिबल वैल्यूज है रिमाइंडर के। जब आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते तो -1 तक, मतलब कि वो जो जिसे डिवाइड कर रहा है उससे 1 माइनस कर देंगे, वहां तक रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। क्योंकि अगर रिमाइंडर 6 आ गया तो वो तो डिविजिबल ही हो जाएगा ना वापस से। तो जब भी आप किसी ब्रैकेट में देखिएगा, ओके, आप देखिएगा सपोज 6 है, 6 से 12 के बीच, ओके, तो 6 से 12 के बीच एक नंबर 7 है। विजुअलाइज करने के लिए मैं ये बता रहा, एक 8 है, एक 9, 10, 11, 12। तो 12 जो है वो रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है? 0 लीव कर रहा है। 11 5 लीव कर रहा है, ये 4 लीव कर रहा है रिमाइंडर, ये 3, ये 2 और ये 1। ओके, तो हमारे पास जब ब्रैकेट दिया गया कि 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ओके, हमारे पास 6 नंबर्स दिया गया और 6 नंबर्स में हमारे पास रिमाइंडर के 6 डिफरेंट वैल्यूज आए, 1 2 3 4 5 6। ओके, जब हमारे पास ब्रैकेट है 6 से लेकर के 12 का, 7 से लेकर के 12 का, ओके, 6 तो डिवाइड करेगा, 7 से लेकर के 12 का 6 नंबर का ब्रैकेट है, तो हमारे पास रिमाइंडर के 6 पॉसिबल वैल्यूज आए। तो उसी तरह से जब 11 से लेकर 310 में कितने नंबर्स हो जाएंगे? 310 माइनस 11 प्लस 1, मतलब कि 300 नंबर हो जाएंगे हमारे पास टोटल। तो हमें ये पता है कि इक्वल नंबर होता है, मतलब कि जो एक रिमाइंडर वाले नंबर है वो इक्वल होंगे। ओके, ये प्राइम फैक्टर भी हो जाएगा एक तरह से। तो जो वैसे सारे नंबर्स जो कि 2 रिमाइंडर लीव कर रहा है, फिर 3 रिमाइंडर लीव कर रहा है, 4 रिमाइंडर लीव कर रहा है, 5 और 0 लीव कर रहा है, सबके नंबर्स इक्वल है, मतलब कि सबके नंबर्स x है। ओके, और ये टोटल मिला के ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 6x बनाएंगे। 6x इक्वल्स टू 300 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 50। मतलब कि 11 से लेकर के 310 के बीच वैसे 50 नंबर होंगे जो कि 0 रिमाइंडर लीव करेगा, वैसे 50 नंबर होंगे जो कि रिमाइंडर 1 लीव करेगा। ओके, वैसे हमारे पास 50 नंबर्स होंगे जो कि 2 रिमाइंडर लीव करेगा, 3 भी 50 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर में 50 नंबर्स लीव करेंगे, 4 रिमाइंडर में 50 नंबर्स और 5 50 रहेंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे जो कि रिमाइंडर लीव करेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज रिमाइंडर का। ये क्लियर है? तो इसमें ये देखिए ना, कॉन्सेप्ट यही है कि नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6p के फॉर्म में, 6p प्लस 1 के फॉर्म में, 6p प्लस 2 के फॉर्म में, 6p प्लस 3 के फॉर्म में, 6p प्लस 4 के फॉर्म में, 6p प्लस 5 के फॉर्म में। ओके, 310
11 से लेकर के 310 के सारे नंबर्स इसी फॉर्म के रहेंगे। 6p वैसे सारे नंबर जो कि डिविजिबल हो 6 है, फिर जो 1 लीव करे रिमाइंडर 2 3 4 5 और सबके नंबर इक्वल होंगे 1 2 3 4 5 6 सबके 50 होंगे। वैसे सारे 50 नंबर होंगे जो कि ये सारे पॉसिबल वैल्यूज रिमाइंडर का लीव करे। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। अभी के लिए आपको कोई डाउट हो रिमाइंडर थ्योरम से या फिर फैक्टर से तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे था कोई डाउट? अब तक क्लियर है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ क्लास के जाने के बाद भी अगर प्रैक्टिस कर लेते इन क्वेश्चंस को तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा। ओके, तो वो कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं इनमें सॉल्व। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो इसके आंसर्स नहीं है पर आप वेरीफाई कर सकते हैं मेरे से। तो ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो कल का जो क्लास रहेगा उसमें मैं यूनिट डिजिट ये लिख देता हूँ मैं। कल की क्लास में हमारा रहेगा यूनिट डिजिट, ये 2 टॉपिक लूंगा, और फिर नंबर ऑफ जीरोज, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कितने जीरोज होंगे। तो ये दोनों पे क्वेश्चन आ गया, तो ये दोनों हो जाएगा। तो फिर एलसीएम एचसीएफ जो कि फाइनल टॉपिक मुझे लगता है, एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का। तो ये 3 टॉपिक रहेगा, ट्राई की फिनिश कर दूं और एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके देन, आज के लिए इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir.